आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। हर कोई खौफ के साए में जी रहा है। आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर कहीं कोई न कोई शख्स कोरोना की चपेट में नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब जनता दर्द में है, परेशान है, दवाओं की कालाबाजारी और वैक्सीन की कमी झेल रही है, तो ऐसे वक्त में हमारे रहनुमा, हमारे नेता कहां हैं? वो राजनेता जिन्हें हमने सत्ता की गद्दी के लिए चुना था, जिन्हें हमने देश के सुनहरे भविष्य के लिए चुना था, कहां है वो नेता जो खुशी के वक्त हमारे साथ थे, लेकिन मुसीबत की जब घड़ी आई तो वो गुमशुदा हो गए। देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकारें हैं। चुनावी मंचों पर जो नेता कल तक वोट मांगने के लिए खड़े थे, अपने सियासी कारनामों का बखान कर रहे थे, दावों वादों का पिटारा आपके सामने खोल रहे थे, वो आज के वक्त में कहीं गुम हो गए हैं। यही सच्चाई है और इस सच्चाई का सामना ये पूरा देश कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी नेताओं को इसी कतार में रखा जाए। कुछ नेता ऐसे हैं जो जमीन पर दिख रहे हैं, लोगों का हालचाल ले रहे हैं और हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रहे हैं। उन नेताओं के बारे में भी आपको बताते हैं कोरोना काल में लोगों के बीच जिन्हें देखा गया। इन नेताओं में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शामिल हैं, जो खुद संक्रमित रहे, लेकिन उन्होंने लगातार दौरे किए, पॉजिटिव रहते हुए राज्य की जनता से जुड़ने की कोशिश की, उनके हक में काम करने की कोशिश की, अलग अलग माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंच बनाई। रिपोर्ट के नेगेटिव आते ही फिर से मैदान में उतरे और एक के बाद एक अलग अलग जिलों का दौरा उन्होंने किया। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, ये वो नेता हैं जो मुसीबत के इस वक्त में जनता के साथ हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगवाने से लेकर वैक्सीन की डिमांड तक पूरी करने की इन्होंने ठानी और उसको किया भी। मध्य प्रदेश की जनता के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जो एक भाई और मामा की तरह आपदा में साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर से सेवा मुहैया कराना हो या फिर गरीब के घर राशन पहुंचाना हो, उन्होंने सभी परेशानियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की। असम के नए चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने शपथ लेने के बाद ही असम को इस कहर से बाहर निकालने की ठानी। पहली कैबिनेट में कोरोना को लेकर चर्चा की, जनता के बीच जाकर उनकी परेशानी समझी, लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए केंद्र से मदद भी मांगी, लेकिन पीछे नहीं रहे। उधर बिहार में कोरोना से बुरे हालातों के बीच विपक्ष के कुछ नेता हैं जो जनता के बीच खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अच्छी पहल की है। अपने पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में राजद कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। अपने निजी कोष से तैयार किए गए इस सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं के साथ ही खाने पीने का भी इंतजाम उन्होंने करवाया है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से इस कोविड केयर सेंटर को टेक ओवर करके संचालित करने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा कौन नेता हैं जो जनता के साथ खड़े हैं? जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी लोगों की मदद करने के लिए खूब चर्चा में रहे। कोरोना से जूझती अपने क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने किसी मसीहा की तरह मदद का हाथ बढ़ाया। अलग अलग जिले में घूमकर उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी दवाएं उपलब्ध करवाई। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान खाने की भी व्यवस्था लोगों के लिए करवाई। बाद में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मोर्चा खोलने और एम्बुलेंस विवाद में उन पर गंभीर आरोप लगाने वाले पप्पू यादव फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास ने भी दिल्ली एनसीआर में लोगों की मदद करने की मुहिम चलाई। वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे और ऑक्सीजन से लेकर प्लाज्मा और जरूरी दवाइयों तक लोगों तक पहुंचाया। इस तरह कई लोगों की जान बचाई। इसी सिलसिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ भी की और बाद में ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि ये नेता अच्छी मंशा से लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ झाला नहीं है। तो ये उन नेताओं की फहरिस्त है जिन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो नदारद हैं, जिन्हें उनके क्षेत्र की जनता ढूंढ रही है, लेकिन वो गुमशुदा हैं। और इस वक्त कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही पुलकित नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकिता लखनऊ से रहेंगे हमारे साथ और प्रभु पटेरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए एक एक करके हम इन तमाम संवाददाताओं के पास जाएंगे। सबसे पहले
अभिषेक, आपके पास ही आती हूं मैं, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात लगातार खराब थे। बीच में ऐसा लग रहा था कि कोरोना से निजात मिल रही है और केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में फिर से एक बार केसेस बढ़ रहे हैं। अभी वहां पर क्या हालात, एक बात, और दूसरी जो मुख्य मुद्दा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर नेता कहां नदारद है। महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, जिन लोगों पर, जिन नेताओं पर जनता ने भरोसा किया, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो खड़े हैं लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। इन 3 पार्टियों की सरकार जो महाविकास आघाड़ी है, ये लगातार लोगों के संपर्क में बिल्कुल है। देखिए भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगातार निशाना साधा जाता है कि उद्धव ठाकरे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वह लोगों से संपर्क करते हैं। लेकिन इस बात पर भी देखना होगा कि भले ही उद्धव ठाकरे ना निकलते हो, बात तो सच है, उद्धव ठाकरे नहीं निकलते हैं फील्ड में उतना, लेकिन उनके मंत्री जो है वो जरूर फील्ड में होते हैं। चाहे वह अजित पवार की बात कर लें या फिर जयंत पाटिल की बात कर लें या फिर अन्य पार्टियों। एनसीपी के मंत्रियों अगर हम बात करें, एनसीपी के मंत्री वनस्पति अगर शिवसेना की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। वहीं कांग्रेस के लोग भी दिखाई पड़ते हैं। जरूर सरकार चुकी है इनकी, तो इनको काम दिखाना भी पड़ेगा, दिखाते हैं। वहीं अगर बीजेपी की हम देखिए बात कर ले, बीजेपी के जो बड़े नेता महाराष्ट्र लेवल के हैं, देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार एक्टिव हैं। जयंत जो यहाँ के चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र की बीजेपी के अध्यक्ष, वह भी लगातार एक्टिव हैं। लेकिन देखिए रही बात आती है केंद्र के नेताओं की, यानी जो सांसद हैं, सांसदों का देखा गया है बिल्कुल सांसद कई बार अपने एरिया में कई जगहों पर नहीं देखे जाते हैं और इसके वजह से कई जगहों पर लोग नाराजगी देखते हैं कि आखिरकार जब हमने उनको वोट दिया है और वोट देकर जिताया है और उनके भरोसे हम रहे हैं, तो क्यों हमारे इस दुख की घड़ी में क्यों साथ नहीं आते। ऐसे बहुत केसेस सामने आए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कई नेता ऐसे भी हैं जो लगातार उनके दुख सुख में साथ खड़े हैं, चाहे पहला फेज का कोरोना रहा हो या अभी का रहा हो। देखिए रही बात अगर महाराष्ट्र के इस वक्त की पूरे कोरोना की, तो आज की अगर बात करें 34,000 के आसपास आज केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के। मुंबई की बात करें करीब 1400 के आसपास मुंबई में केसेस आए हैं। तो देखिए कुछ हफ्तों से हम बात कर लें तो मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस लगातार कुछ कम हुए हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प यह है कि संख्या भले कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस लगातार कम तो हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। इससे साफ समझा जा रहा है। इसीलिए विरोधी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका मतलब साफ है कि टेस्टिंग कम किया जा रहा है और जो कोरोना का जो कहर है हो रहे हैं और आंकड़ों पर जो सियासत हो रही है उस पर भी मैं आगे बात करूंगी अभिषेक। लेकिन हम सीधा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, राजधानी है दिल्ली और उस लिहाज से सियासत में भी इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रही है, राजधानी का रोल जरूर अदा कर रही है। केसेस यहां पर कम हुए हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर जो सियासत, जो खींचातानी चल रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मदद को लेकर के भी सियासत देखी जा रही है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से कुछ नेताओं ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, उनमें कुछ विपक्ष के नेता भी शामिल थे। अब उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर पूछताछ की जा रही है और उन्हें डेमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो मदद कर रहे थे। ये जो पूरी सियासत है उसके बारे में बताइए। और दिल्ली की जनता ने अपने नेताओं पर भरोसा किया। कोरोना काल अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपना पीक पार कर चुका है, लेकिन क्या याद रखेगी जनता इन नेताओं के बारे में? क्या साथ खड़े रहे रहनुमा जनता के? देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 विधायक हैं, 7 सांसद हैं और साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जनता ने जब ट्वीट किया या लोगों से मदद मांगी, तो उसमें 3 नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा रही, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे आगे नजर आए, श्रीनिवास जो कांग्रेस के नेता थे वो नजर आए, कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता थे वो नजर आए। इसके अलावा भी जो सरकार के मंत्री थे उनसे लोगों ने जरूर अपील की कि मदद की जाए। और हमने देखा भी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम अस्पतालों में घूमते हुए नजर आए और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों के लिए लड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे लेकर भी सियासी रंग की चर्चा हुई है, क्योंकि दिलीप पांडे और श्रीनिवास को लेकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आम लोग कि क्यों इन लोगों से पूछताछ की जा रही है जब ये कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं बीजेपी के एक सांसद ऐसे भी थे जो खुद लोगों से मदद मांग रहे थे। मैं हंस की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली के सांसद हैं, लेकिन उनके उस ट्वीट की चर्चा सबसे ज्यादा हुई जिसमें खुद वो ऑक्सीजन के लिए लोगों से मदद मांगते हुए नजर आए, जिसमें कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने ट्वीट करके कहा कि हम मदद करेंगे। चर्चा हुई थी बहुत।
जी। और लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली से जो अच्छी खबर है वो ये है कि दिल्ली में लगातार मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटों में जो मरीजों की संख्या है वो दिल्ली में 3800 पहुंच गई है और ये समझना होगा कि ये 28,000 से घटकर 3,800 पे पहुंची है। संक्रमण दर भी करीब 5% पहुंच गई है। तो ये अच्छे संकेत हैं इन तमाम लोगों के बीच में दिल्ली के हालात सुधरते हुए के। ठीक है जी। लखनऊ चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश की बात करनी बहुत जरूरी है। हमने बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। पॉजिटिव हुए उस वक्त भी सक्रिय थे, नेगेटिव होने के बाद फिर से एक बार लोगों के बीच उतरे। लेकिन इसके साथ ही निकिता, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। ये वो प्रदेश है जहां पर गंगा नदी में शव बहते हुए दिखाई दिए। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ब्लैक फंगस के मामले भी वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। दुखद बात यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने भी जान गंवाई है इसमें। लेकिन जो नेता जिन्हें आम लोगों के साथ खड़े रहने के लिए, खासतौर से विषम परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए चुना जाता है, उनका क्या रवैया रहा इस पूरे पैंडेमिक के दौरान? बिल्कुल शुभ्रा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जो हालात हैं, अगर हम सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति थी। लेकिन अब ये स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। इसके पीछे दो रीजन है कि जिस तरीके से डीआरडीओ का सेटअप हुआ और उसके बाद हज में जितनी तमाम जो बेड्स लग गए, उसके बाद लगातार जो लोगों में एक राहत देखने को मिली, केसेस भी कम हो रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अब कोरोना 500 से भी कम के मरीज निकल रहे हैं। तो रिकवरी रेट अच्छा है, 90.6% रिकवरी रेट हो गया है। तो ये चीजें राहत कहीं ना कहीं जरूर दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस ने जो है लखनऊ वासियों को और उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशान कर रखा है। एक तरफ जहां से वो कोरोना से जूझ रहे थे, अब वो रिकवर कर रहे हैं, तो अब ब्लैक फंगस ने काफी परेशानियां बढ़ा रखी हैं लोगों की। एक सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 150 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लगभग जो वास्तविक हकीकत है, यहाँ पर 200 केस हैं ब्लैक फंगस के। लेकिन कागजी जो मैं आंकड़े की बात करूं तो वहां 150 ही दिखाया जा रहा है। अब मौतें भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 115 मौतें हो चुकी हैं और 4 तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही हैं। लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो पॉजिटिव हुए थे। पॉजिटिव होने के दौरान भी वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद भी वो जगह जगह हर हॉस्पिटल का जा रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। डीआरडीओ का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। साथ ही अगर हम जीएम अभिषेक प्रकाश की बात करें तो उन्होंने भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जायजा जरूर लिया है। और जिन्होंने फर्जी फी चार्जेस की हैं उनके खिलाफ भी जो मुकदमे किए हैं, एफआईआर किए हैं, उनके हॉस्पिटल्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिवनेस पूरी देखी जा रही है। और बिल्कुल, नेताओं की सक्रियता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मौके दशकों में एक बार आते हैं जब लोगों की इस तादाद में मौत हो रही हो, लोग अस्पतालों में छटपटा रहे हों, और ऐसे में भी अगर उनके नेता, उनके रहनुमा उनके साथ नहीं खड़े हैं तो बहुत सालों तक ये जनता को कचोटता रहेगा। और इसीलिए मैं प्रभु का भी रुख कर लेती हूँ। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, मध्य प्रदेश में भी हालात खराब हुए प्रभु, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान सक्रिय रहे, ये दिखा। लेकिन कैमरे पर जो दिखा और कैमरे के पीछे जो आपने देखा, जमीन पर जाकर ग्राउंड जीरो पर जो हालात, लोग जब मदद मांग रहे थे, तो क्या सत्ता में बैठे हुए नेता काम आए? विपक्ष का क्या रोल रहा? देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो कोरोना के केसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। यदि मैं कल और आज की बात करता हूं तो 400 केस कम है मध्य प्रदेश में। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में और 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कि सिंगल डिजिट में अभी केस हैं। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में केसेस हैं और केवल एक जिला है इंदौर जहां 4 डिजिट में कोरोना के केस आए हुए हैं। यदि डेथ टोल की बात करते हैं तो आज 88 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। कल से ये 70 था फिगर, आज थोड़ा सा फिगर ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल यदि आंकड़े की बात करते हैं तो पॉजिटिव रेट में लगातार गिरावट हो रही है। यदि हम 4 दिन पहले की स्थिति को देखते हैं तो 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे जो घटकर अब 5,000 रह गए। तो एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया हुआ है। अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं, अब कोई वैसी दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की कोई कमी प्रदेश में नहीं है। रेमडेसिविर का जो क्राइसिस था उससे मध्य प्रदेश पार पा चुका है। ब्लैक फंगस वाला जो एक मामला है इसके साथ जो जुड़कर आया है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का
जिसने सबसे पहले इसको लेकर तैयारी शुरू की। 5 मेडिकल कॉलेज में इसके लिए वार्ड अलग से खोले गए हैं। सरकार ने इसकी जो दवाई इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शन, उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 2900 इंजेक्शन मंगाकर लगवाए जा चुके हैं और 10,000 इंजेक्शन कल परसों में आने वाले हैं। ठीक, खास बात यह है कि ये इंजेक्शन फ्री में सरकार लगाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है। के लिए रेट तय कर दिए गए हैं। इंजेक्शन का रेट कोई महंगा अलग नहीं अलग लगा राज्यों ने जाहिर बात है प्लान बनाया है, योजना उनके पास है ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए, लेकिन ये योजना जमीन पर कैसे काम करती है ये देखना होगा। और ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसकी भी अब कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी हुई, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्लैक फंगस की दवाई की भी अगर किल्लत हो रही है तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी इसको लेकर कदम उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।